नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में निवेश का एक फ़ायदा ये है कि यहां पर आप छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं और अगर आपने लंबे वक्त तक निवेश किया तो आप एक अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई सवाल आपके और हमारे मन में हमेशा रहते हैं, जैसे SIP करूं या फिर एक मुश्त निवेश करना ठीक रहेगा, कितने लंबे वक्त के तक निवेश करने पर वाकई फ़ायदा दिखना शुरू होता है, म्यूचुअल फंड में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या वाकई म्यूचुअल फंड में काम करता है या फिर सिर्फ नाम के लिए है, क्या बाय एंड होल्ड अप्रोच यहाँ पर भी रखना होगा। आज हम म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इन्हीं पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड निवेश लंबे वक्त में हमारे काम आता है। हमारे साथ है खास मेहमान JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप, आपकी टीम और आपके सारे ऑडियंस सुरक्षित रहें इस माहौल में। जी सर, कोशिश पूरी है हमारी। सर, म्यूचुअल फंड निवेश में ना एक जो सबसे ज़्यादा निवेशक को उलझन कब होती है, जब बाजार जैसा पिछले कुछ वक्त से है वैसा मार्च में एक अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा निवेशक को, इम्पैक्ट दिखता है उनका अपने पोर्टफोलियो पर, उनका जो फंड है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रहा है। हम कहते रहते हैं लंबे वक्त के लिए करो, सोचो, लेकिन वो डर जाते हैं। क्यों उन्हें नहीं डरना चाहिए बाजार की इस उठापटक में? देखिए, निवेशक जो हिस्टोरिकली इन्वेस्ट करते आए हैं वो एक सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट, बैंक डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते आए हैं, या PPF जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते आए हैं, या गोल्ड और रियल एस्टेट है जहां आपको डेली प्राइस देखने को नहीं होता है। तो एक आपको कभी आपका मेंटली आप रेडी नहीं थे उन चीजों के लिए कि वोलेटाइल कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकता है जहां लॉन्ग टर्म में पैसा देखने की हमको कहानी बताई गई है, लेकिन हमने इन्वेस्ट करके देखा, लेकिन वो कभी काफी टाइम तक ऐसा होता नहीं है। तो ये नया तरीके का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा पैसा बनता है। इन्वेस्टर अभी तो इन म्यूचुअल फंड का करीब 25-25, 30-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आ गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। कई स्कीम 30 साल के ऊपर का भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्हीं स्कीम के अंदर जिसका 20 साल, 25 साल, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आ गया है, उन्हीं स्कीम के अंदर हमने देखा 1 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 5 इयर्स हिस्टोरिकली रिटर्न अच्छे नहीं आए। तो जब आपका रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एवरी पासिंग डे आप अच्छे रिटर्न की तरफ जा रहे हो। जब आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, इसका मतलब आप वोलेटिलिटी की तरफ जा रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए कि बाजार अच्छा नहीं रहे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स खरीद सकूं, और अल्टीमेटली तो बाजार अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म में बाजार अच्छा चलता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से काफी जुड़ा हुआ होता है, तो आपका अच्छा पैसा बनता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हमको घबराने की जरूरत नहीं। ओके, बाजार जब खराब होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी, जितने पैसे आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी। एक चीज़ जो सर हमेशा सुनने में आता है कि SIP में जो ज़रिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, कि वहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। पहले हम यही टर्म्स ज़रा समझा दें लोगों को कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। देखिए, SIP को हम 8th वंडर ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उसके जरूर पीछे कोई खास कारण होते हैं, उसकी वजह से उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टिंग का बोला जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या है कि आप हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। फिक्स अमाउंट, आपने चाहे 5,000 रुपए लिया, 10,000 रुपए लिया, 2,000, जो भी आपका फिक्स अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करते हो। फिक्स क्वांटिटी आप नहीं खरीदते हो। तो दोनों का फर्क मैं आपको समझाता हूँ जी। तो जैसे एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं गोल्ड का। अगर कोई भी परिवार है जो हर साल की धनतेरस को 10 ग्राम सोना खरीदता है, सपोज करें हम 10 ग्राम सोना हर धनतेरस को खरीदता है, जो अभी आने वाली है, तो पिछले 20-21 साल के हम आंकड़े देखें तो अगर आपने हर साल धनतेरस पे 10 ग्राम सोना खरीदा है,
तो 21 सालों में 210 ग्राम आपके पास करीब करीब सोना क्वांटिटी में हो गया। और वो आपने 10 ग्राम हर साल खरीदा, इसलिए क्या हो गया कि जब अलग अलग दाम पे आपका अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुआ। जब 50,000 का दाम था तो 10 ग्राम के लिए आपको 50,000 रुपया देना पड़ा, और जब 4,500 का दाम था तो 10 ग्राम के लिए खाली 4,500 रुपया इन्वेस्ट हुआ। तो 21 साल के पीरियड में आपको 210 ग्राम सोना हासिल करने के लिए 4,21,000 रुपया आपका लगा, और उसका वैल्यू आज की तारीख में 10.5 लाख के आसपास है अगर आपने फिक्स क्वांटिटी खरीदी 10 ग्राम जी। वही अगर ये 4,21,000 रुपया आप 21 इंस्टॉलमेंट में बराबर डिवाइड कर दिए सपोज करो, तो वो करीब 20,000 रुपए के आसपास आता है। तो अगर आपने 20,000 का 1,000 रुपए का सोना हर धनतेरस को खरीदा होता, फिक्स क्वांटिटी नहीं, फिक्स अमाउंट, तो क्या होता कि जब दाम सोने का 4,000 5,000 था, तो आपको 10 ग्राम की जगह 40 ग्राम 45 ग्राम सोना आया, और जब दाम ऊपर चढ़ा तो आपको कम सोना खरीदने को मिला। तो आपको नीचे दाम में ज्यादा क्वांटिटी मिली, ऊपर के दाम में कम क्वांटिटी मिली। तो वही 4,21,000 रुपया जो आप फिक्स क्वांटिटी में खरीद के 210 ग्राम सोना इकट्ठा किए, वही 4,21,000 रुपया अगर आप बराबर डिवाइड करके 21 इंस्टॉलमेंट में डालते, तो आपको 210 ग्राम सोने की जगह 350 ग्राम सोना मिला। मतलब कि कम से कम 150 ग्राम सोना ज्यादा मिला। तो 75% ज्यादा आपको सोना मिला, तो 10.5 लाख की जगह उसका वैल्यू हो गया 17.5 लाख रुपया। ये फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, कि आप फिक्स क्वांटिटी नहीं खरीदें, फिक्स अमाउंट से खरीदें। फिक्स अमाउंट से खरीदेंगे तो क्या होता कि जब दाम ज्यादा होगा तो कम यूनिट्स आएंगे, कम ग्राम आएंगे, और जब दाम ज्यादा होगा तो दाम कम होगा तो ज्यादा ग्राम आएंगे। वही अगर आप फिक्स क्वांटिटी लेते हैं तो कम दाम में कम पैसा लगा और ज्यादा दाम में ज्यादा पैसा लग गया। तो ये रुपी कॉस्ट एडवांटेज इसको हमेशा बीट करता है। तो कोई फिक्स क्वांटिटी खरीदे और कोई फिक्स अमाउंट खरीदे, तो फिक्स अमाउंट वाले का एवरेज कॉस्ट हमेशा फिक्स क्वांटिटी वाले के एवरेज कॉस्ट से हमेशा नीचे रहेगा। और यही कारण है कि बाजार फ्लैट रहने के बाद भी SIP के अंदर रिटर्न आ सकते हैं, आते हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये अच्छी बात है कि अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटी के बजाय फिक्स्ड रकम को अगर हम निवेश करें, या उसका सोना, मैं सोने वाला एग्जांपल को ही थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ, तो इसमें आप 2000 से अगर 20,093 रुपये निवेश खरीदते सोना, तो आपको उस वक्त ज़्यादा ग्राम सोना मिल पाता। लेकिन दिक्कत ये भी हो सकती है सर कि फ़ायदा ये होता है, ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन किसी इंसान के पास शायद उस 10 साल पहले 20,000 रुपये निवेश करने के लिए नहीं होते हैं हर महीने या हर साल, या फिर अगर हम SIP के लिहाज से भी देख रहे हैं तो वहाँ पर एक चैलेंज हो सकता है, राइट सर? बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि आप कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अमाउंट स्टार्ट करो। सपोज आपने 20 साल पहले 2,000 रुपए से चालू किया होता, सपोज SIP का हम इलस्ट्रेशन लेवे जी, आपके पास 4,000 रुपया भी नहीं था, 2,000 रुपया ही था, तो आप उस अमाउंट को हर साल 10% बढ़ाते रहें। तो आपने 2,000 5,000 रुपया डाला पहले साल में, अगले साल उसको 5,500 कर दें, फिर 6,000 कर दें। तो अगर आप 10% या जो भी आपकी हिम्मत बनती है, आप उस अमाउंट को बढ़ाते रहें, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। तो आप ये तरीका इस चीज में अपना सकते हो, तो वहां भी आपका बहुत ज्यादा फायदा इसके थ्रू होता है। ओके, अच्छा, जो एक डर रहता है निवेशक के मन में, लेकिन समझ जाते हैं, लेकिन जब उनको अपना पैसा डूबता हुआ दिखता है एक उठापटक उतार चढ़ाव वाले बाजार में, तो वो इसको समझते हुए भी शायद कई दफ़ा सही फैसला नहीं करते हैं अपने निवेश से जुड़ा हुआ। विजय सर, अगर आप एग्जाम्पल देके समझा सके कि क्यों तो एकदम हाँ, सॉरी, आपकी बात एकदम सही है कि सुनने को, कहने को, बात करने में सब लोग अग्री हो जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नीचे जाता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग की होता है कि वो डर जाता है और हो सकता है गलत टाइम पे वो पैसा निकाल लिया। म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी। एक है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, एक है टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल। टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? आपकी फंड की NAV नीचे चली गई,
लेकिन आप उसी फंड का पिछला 15 साल 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड या किसी भी फंड का देख लीजिए जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर एनएवी नीचे गई है तो एनएवी एक्चुअली वापस आई भी है। जी। ये 2000 में ऐसा हुआ कि फंड की एनएवी 20-20 30-30 50-50% गिर गई, लेकिन जब मार्केट रिकवर हुआ फंड की एनएवी सबकी वापस रिकवर हो गई। सिमिलर सिचुएशन हमने 2008 के अंदर भी देखा कि फंड की एनएवी गिरी, लेकिन जब मार्केट ऊपर आया तो फंड की एनएवी वापस ऊपर चली गई। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी भी आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होता है, टेम्परेरी लॉस हो सकता है जो हम इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, लेकिन इसको भी काउंटर करने के तरीके हैं। वो काउंटर करने के तरीके क्या हैं कि आप एसआईपी का रूट अपनाइए। तो हमने आपको एक इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश की है। एक हमने ईयर 2000 का इलस्ट्रेशन लिया जब मार्केट बहुत ऊपर चढ़ के बहुत नीचे गिरा था, और हमने उस टाइम के दो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड लिए, हाइप्रू टेक फंड और अलायंस न्यू मिलेनियम, वो भी टेक फंड था। अगर किसी व्यक्ति ने, इन्वेस्टर ने मार्च 2000 में एसआईपी चालू की होती तो हाइप्रू टेक फंड का एनएवी उस टाइम 10 रुपए था और अलायंस न्यू मिलेनियम का एनएवी उस टाइम 16 रुपए के आसपास था। वो 4-4.5 साल उन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी है, सितंबर 2004 तक। तो अलायंस न्यू मिलेनियम का जो आपका 10 रुपए का स्टार्टिंग एनएवी था वो सितंबर 2004 में 5.5 रुपए ही रहा, मतलब चालू किया एनएवी से करीब 45% नीचे। और सिमिलरली अलायंस न्यू मिलेनियम का भी 16 रुपए का एनएवी 7 रुपए, मतलब 50% नीचे है। लेकिन आपका एसआईपी का रिटर्न दोनों में 17 से 20% के आसपास आ गया, क्योंकि ये 10 रुपए का एनएवी 8 हुआ, 9 हुआ, 7, 6, 5, 3, 2 रुपए के नीचे भी गया, क्योंकि आपने फिक्स अमाउंट खरीदा। तो जब फंड का एनएवी 2 रुपए था तो आपको बहुत सारे यूनिट मिले, और अभी 5.55 पे उन्हीं सब यूनिट का वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू कम है, प्राइस कम है, इसलिए 5.5 रुपए पे भी आपको 20% का आईआरआर उसके अंदर रिटर्न मिला है। सेम अलायंस न्यू मिलेनियम में हुआ है। और वो का वही सिचुएशन हमने जनवरी 2008 में भी देखा। अगेन मैंने वर्स्ट परफॉर्मिंग 2 फंड लिए हैं, आपके सामने आंकड़े बिल्कुल प्रस्तुत किए हुए हैं जी। तो अगर बाजार नीचे रहा, देखिए बाजार में या तो आपको अच्छा भाव मिलेगा या अच्छा मूल्य मिलेगा। अच्छा भाव मिला मतलब एनएवी ऊपर है, अच्छा मूल्य मिला मतलब, अच्छा दाम मिला मतलब एनएवी नीचे है, तो आपको बहुत सारे यूनिट म्यूचुअल फंड के अंदर मिले हैं। तो हमने 2 बहुत ही एक्सट्रीम वोलेटाइल सिचुएशन, उसके अंदर 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड बताया। अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू रखी और पैसा निकाला नहीं तो अल्टीमेटली बाजार आपको रिवार्ड करके गया है। यहाँ पर 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तब आपने बताया और एग्जाम्पल दे के समझाया है कि कैसे आपका रिटर्न जो है पॉजिटिव में रहेगा, चाहे वो फंड कितना भी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा हो। लेकिन जब बाजार फ्लैट होता है विजय सर, तब भी ऐसे ही रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाजार फ्लैट रहा तो भी आपको पैसा बनता है म्यूचुअल फंड में। जैसे हमने एक और इलस्ट्रेशन आपको दिया है कि निफ्टी 9000 टच की मार्च 2015 में, मतलब मोदी जी के आने के बाद पहली बार निफ्टी 9000 टच की मार्च 2015 में। उसके बाद निफ्टी वापस गिरी और मार्च 2016 तक आते आते निफ्टी करीब 7000 के आसपास आ गई थी। उसके बाद वापस निफ्टी 9000 गई है। तो निफ्टी में अगर आपने मार्च 2015 में एक साथ पैसा डाला तो मार्च 2015 में वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दिख रहा है, बिकॉज 2 साल के अंदर निफ्टी उसी लेवल पे रही। लेकिन इस दौर के अंदर निफ्टी 9000 से नीचे का 8500, 8800, 8200, 7800, 7500 ये सारी जर्नी करके वापस 9000 पे आई। तो एसआईपी इन्वेस्टर को इस पीरियड में करीब करीब 10% रिटर्न मिला, क्योंकि उसका जब 9000 निफ्टी था तो उसको सपोज करो 1.1 यूनिट मिले। जब निफ्टी 6000 6500 हो गया तो उसको 1.4 1.5 यूनिट मिले, क्योंकि आपने एक फिक्स अमाउंट आपने डाला था। तो जब निफ्टी लोअर लेवल पे थी तो आपको बहुत ज्यादा यूनिट मिले, और जब निफ्टी 9000 पे वापस आ गई तो उन्हीं लोअर यूनिट्स की वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन जब उस पीरियड में निफ्टी 6400 6800 के समय था तो आपके एसआईपी के ऊपर बहुत खराब रिटर्न दिख रहा होगा उस टाइम। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू रखा तो निफ्टी 9000 पहुंची, आपको 10% के आसपास रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे छूट गया। चलिए वक्त है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसको समझेंगे आज के बाजार के माहौल में। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपको अपना रिटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है
तो आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे आप उस चीज़ को रीड करेंगे, इसके बारे में हम विजय सर से बात करेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई एसआईपी लंबे वक्त में क्यों काम करती है, और बाजार जब गिरता है और आपको अपने एसआईपी का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिखता है तो क्यों आपको डरने या घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री। विजय सर, हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, हमने बात की है फ्लैट बाजार की, उठापटक वाले बाजार की। ज़रा आज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा दें अगर, कि कैसा अभी रिटर्न क्या दिख रहा है एसआईपी का, और क्यों इस वक्त निवेशक को नहीं डरना चाहिए। जैसे हमने 2000 के आंकड़े दिखाए, 2008 के आंकड़े दिखाए, बाद में फ्लैट मार्केट के आंकड़े दिखाए, गोल्ड का भी एक इलस्ट्रेशन दिया। तो अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 को जब इमीडिएटली लॉकडाउन चालू हुआ, उस टाइम अपने सपोज किसी ने 1 साल पहले एसआईपी चालू की होती तो उसके पोर्टफोलियो पे 40% का नुकसान दिख रहा। किसी ने 5 साल पहले एसआईपी चालू की तो उसके पोर्टफोलियो पे 3% का नुकसान दिख रहा था। मतलब 6 लाख रुपया डाला हुआ 5.5 लाख दिख रहा है। किसी ने 10 साल पहले डाली हुई है एसआईपी की, साली 5% रिटर्न दिख रहा था। वो 31 मार्च को वैल्यूएशन था। लेकिन आपने 1 महीना खाली वेट किया और मार्केट रिकवर हुआ, तो जो आपका 1 साल के पीरियड में 40% का नुकसान था वो घट के 7% का नुकसान हो गया। जो 5 साल का आपको नुकसान 3% दिख रहा था वो 4% CAGR में कन्वर्ट हो गया, और 10 से 15 साल का रिटर्न आपका 8%, 12%, 13% हो गया। और फिर आपने हिम्मत नहीं आ रही, और अगस्त महीने तक खाली आंकड़े दिखा रहा हूं मैं, अगर अगस्त महीने तक आपने कंटिन्यू रखा तो आपका एसआईपी का रिटर्न 15-16 महीने का 9% के आसपास हो गया, 5 साल का 9% के आसपास हो गया, 10 साल का 11% के आसपास हो गया, और 20 साल का करीब 15% CAGR आपका हो गया। तो 24 लाख रुपया, 24,40,000 डाला हुआ करीब 1,33,00,000 रुपया हुआ है। लेकिन यही पैसा 1,33,00,000 वाला 94 लाख था 31 मार्च को। तो आप एक पर्टिकुलर डे को देखेंगे, हो सकता है आपको रिटर्न खराब दिखे, लेकिन ये चार्ट बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि जितना खराब बाजार, उसके बाद मार्केट रिकवर तो अल्टीमेटली होता है, लेकिन जितना खराब बाजार है वो इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं बोल दूं कि सोना आज 50,000 रुपए के दाम पे, कल सोना 30,000 के दाम पे हो जावे, तो आप क्या करेंगे? आप खरीदने जाएंगे, राइट? 30 में मिल रहा है। बेयर मार्केट आपको बिल्कुल वैसी ही अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्य है, शेयर बाजार ही ऐसा चीज है कि जहाँ सेल, ऑफर ऑन सेल, मतलब जहाँ सेल पे माल मिल रहा हो, डिस्काउंट पे माल मिल रहा हो, तब खरीदने वाले बहुत कम होते हैं। जब माल प्रीमियम पे मिलता हो तब खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सर, इस पूरी बात से जो एक सवाल आएगा दर्शकों के मन में वो ये, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने जो एक इलस्ट्रेशन दिया है और आपने कहा कि वो अच्छे परफॉर्म करने वाली स्कीम्स नहीं थी, तब भी उनमें अगर आप निवेश जारी रखते तो अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर भी बाय एंड होल्ड अप्रोच लेके चले, या फिर जो हम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई कुछ वक्त पे रिव्यू करो, और अगर सबकी अलग अलग राय है, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 2 क्वार्टर, कोई कहते हैं 3 साल, अगर फंड का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो स्विच करो किसी और फंड में। तो क्या करना चाहिए निवेशक को? देखिए, मेरा तो ओपिनियन 3 साल का है। 1 साल में तो क्या होता है कि फंड मैनेजर ने कॉल लिया, हो सकता है मार्केट उस कॉल को रिवॉर्ड नहीं करे। कोई बड़ा फंड मैनेजर कॉल लेता है कि हमको लगता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है तो PSU में पैसा डालना चाहिए। अभी सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 3-6 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस प्रोसेस में आप क्या करेंगे? अगर किसी ने फार्मा का कॉल लिया 6 महीने पहले, लेकिन कोविड नहीं हुआ था, तो फार्मा के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखती थी, तो 1 साल का पीरियड मेरे हिसाब से बहुत छोटा है। आपको कम से कम 3 साल का पीरियड लेना चाहिए। 3 साल का पीरियड लेने के बाद इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? कोई भी कैटेगरी में उसने फंड लिया, लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उनको एसेस करना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो पहला एक रेड फ्लैग उसके अंदर आ जाता है कि थोड़ा समझ जाना। उसके बाद देखना चाहिए कि पीयर ग्रुप में फंड कहाँ है, एवरेज के ऊपर है
तो डरने वाली बात नहीं है। अगर एवरेज के नीचे है और अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है और एवरेज कैटेगरी के नीचे है, तो डेफिनेटली वहां से पैसा निकालना चाहिए। ओके। अगर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन पीयर ग्रुप में नीचे है, तो पैसा रखना चाहिए, अलोकेशन नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके। अगर पीयर ग्रुप में ऊपर है लेकिन निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडरलाइंग इंडाइसेस को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो भी नया अलोकेशन उस फंड के अंदर नहीं देना चाहिए। ये मैट्रिक्स इन्वेस्टर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए 3 साल का परफॉर्मेंस देके। और यही सवाल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए कि जिस फंड में मैंने पैसा डलवाया है वो 3 साल के पीरियड में अंडरलाइंग इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीयर ग्रुप में उसकी रैंकिंग क्या है। अगर उसके आंसर मिल जाए तो इन्वेस्टर खुद अपना कॉल ले सकता है कि उसको फंड में पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और बहुत ही साफ तरीके से आपने बताया है जो लोगों को एकदम इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो एक चीज़ ये बताएं यहाँ पे और कि नॉर्मली एक सवाल आता है हमारे पास कि बाज़ार गिर रहा है, निवेश करें या नहीं करें। इज़ इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड में भी ये अमूमन स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ सवाल होता है कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट, लेकिन आजकल म्यूचुअल फंड में भी लोगों को लगता है कि सही वक्त है निवेश करने का, क्या इस वक्त करूं निवेश? तो कोई राइट या रॉन्ग टाइम होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? हाँ, बिल्कुल होता है राइट एंड रॉन्ग टाइम। अच्छा। आपको ये नहीं देखना है कि बाजार क्या है, आपको ये देखना है कि आप ये पैसा कितने पीरियड तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। जी। अगर आप ये मिनिमम 5 से 7 साल आपका होल्डिंग पीरियड है, तभी आप पैसा डालिए। मैं चलो आज का मार्केट देखते हैं, 11,200-300 निफ्टी है। किसी को बहुत बड़ा निफ्टी लग रहा है कि बहुत ऊपर है, मैं तो करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, मार्केट सही नहीं है। तो करेक्शन आप बजाय कौन से मार्केट में पैसा डालेंगे? आप 10.5 पे डालेंगे, 10 पे डालेंगे, 9 पे डालेंगे, 9.5 पे डालेंगे, 8.5 पे डालेंगे, 8 पे डालेंगे, किस लेवल पे डालेंगे? उस लेवल पे मार्केट आ भी जाता है, लेकिन उस टाइम न्यूज फ्लो इतना नेगेटिव होता है तो आदमी को लगता है और मैं नीचे का वेट करूंगा जी। इसलिए लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर आपने बाजार में पैसा डाला और वो पैसे के अंदर नेगेटिव रिटर्न आया, उसका उपचार है कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बाजार की रैली मिस कर दी तो उसका कोई उपाय नहीं है, आपको हायर लेवल के ऊपर ही आना पड़ेगा। तो आप बाजार का टाइमिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि क्या आपके पास मिनिमम 5 साल का पैसा है, 5 से 7 साल का पैसा है। अगर है तो कौन सी ऐसी एसेट कैटेगरी है जो बहुत लिक्विड है, जिसके अंदर टैक्स एफिशिएंसी है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, ईज कन्वीनियंस सब कुछ है, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही आज की तारीख में है। अगर आपको डर लग रहा है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 12-16 महीने 20 महीने के पीरियड में। लेकिन जो भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 5 साल का व्यू लेके ही इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा, ये मान के चलें कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक टेम्परेरी नीचे जा सकता है। आपका पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हो तो ही आपका पैसा बनेगा, वरना इक्विटी में पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। सर, एक आखिरी सवाल, हालांकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। जब बाजार नीचे जाता है तो हाँ, आप रुकिए, आप निवेश जारी रखिए, उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब पूरी फिनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, उसके तहत हम एक गोल बनाते हैं और कुछ साल समय देते हैं कि इतने 10 साल निवेश करना है। तो अगर मान लीजिए वैसे में अगर 8वें साल या 9वें साल बाज़ार में गिरावट आ जाती है, या तो वैसे में हम उस पूरी प्लानिंग में इस स्ट्रैटेजी को कैसे फिट कर सकते हैं कि अगर मेरा गोल आज से 1 साल के बाद है, निवेश में हालांकि 8 साल 9 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है बाजार गिरा है तो मुझे और यहाँ पे अभी कुछ दिन और कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मेरा गोल भी सामने आ रहा है, तो इसको यहाँ पे जो मिसमैच होता है वहां पर क्या करें? देखिए, इसके लिए मेरे हिसाब से अपने को एक सेपरेट टीवी शो करना चाहिए जी। वहां मैं आपको बता सकता हूँ कि टारगेट रिटर्न कैसे अचीव किया जा सकता है। इसमें थोड़ा लंबा आंसर देना पड़ता है, बट मैं आपको छोटा सा आंसर दे सकता हूँ, बहुत सिंपल आंसर है। अगर आपका जो टारगेट डेट है वो 3 साल के नीचे है, मतलब एक साल या 2 साल हो रहा है, 3 साल के नीचे है और आप अपने टारगेट के काफी पास पहुंच गए हो पैसे का, तो उस टाइम आप पैसा निकाल सकते हो 50-60%। जैसे आपका टारगेट है
यहाँ से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 2.5 साल बाद और आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है या 50 लाख इकट्ठा करना है, सपोज 50 लाख इकट्ठा करना है और आपका 45 लाख के आसपास हो गया, तो आप थोड़ा सिग्निफिकेंट पैसा उस टाइम हल्का करके डेट में रह सकते हो, बाकी पैसा आपका ऑटोमेटिकली गोल तक पहुंच जाएगा। तो आप वो चीज मेरे हिसाब से कर सकते हो। ओके। लेकिन गोल बेस्ड सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है अपने को सेपरेट उस पर एपिसोड करना चाहिए, क्योंकि हम एडवाइजर या म्यूचुअल फंड जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, कभी ये बात नहीं करते हैं कि कब बेचना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को जानना कि कब बेचना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो खाली बुक्स में रहता है, जब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है वो वेल्थ में क्रिएट नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर, आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से इतने अच्छे इलस्ट्रेशंस के साथ बताने के लिए। तो आज का हमारा यहाँ पर टेक अवे ये है कि भाई देखिए, जब भी बाज़ार नीचे गिरता है और आपको अपना रिटर्न, म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको अच्छा नहीं दिखता है, तो उस वक्त एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। हर गिरावट आपको ज़्यादा खरीदारी का मौका दे रहा है और ये आपको एग्जाम्पल के साथ आज हमने बताया है। तो उस वक्त प्लीज़ आप डरिए मत, निवेश को जारी रखिए। अगर आप उस फेज़ में बने रहेंगे तभी आपको आगे जाके एक अच्छी कमाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।